नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी जिनकी सोच एक तानाशाह जैसी है, क्या वो एक मिली जुली सरकार चला सकते हैं? क्या वो एक कोलिशन गवर्नमेंट चला सकते हैं? क्या वो बैसाखियों पर अपनी सरकार को आगे ले जा सकते हैं? एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की और दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार की। क्या इन बैसाखियों पर वो आगे चल सकते हैं? वो टेम्परामेंट है, वो स्वभाव है मोदी जी में। अब आज मोदी जी ने नीतीश कुमार और नायडू बाबू को दिल्ली बुलाया, चाय पानी की, उनसे समर्थन की चिट्ठी पर दस्तखत भी ले लिए, साइन भी करवा लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो रिश्ते हैं नीतीश कुमार से और नायडू बाबू से, ये रिश्ते आखिर कितने दिन चल सकते हैं? ये जो हनीमून पीरियड है, ये हनीमून पीरियड कितने दिन का होगा? क्योंकि वो चाहे नीतीश कुमार हो या नायडू बाबू, दोनों के रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। मैं आपको ऐसे दर्जनों वीडियो दिखा सकता हूं जहां मोदी जी बहुत कुछ कह रहे हैं नायडू बाबू को, और नायडू बाबू भी बहुत कुछ कह रहे हैं मोदी जी को। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में। All leaders are better than Narendra Modi. All leaders. All leaders are better than Narendra Modi. All leaders. दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि मोदी जी इस वक्त, आज के वक्त बहुत ही जल्दबाजी में दिख रहे हैं, हड़बड़ाहट में दिख रहे हैं। वो चाहते हैं जल्दी जल्दी नीतीश और नायडू बाबू उनको समर्थन दे दें, चिट्ठी पे साइन कर दें, फिर वो तुरंत अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाएं, फिर प्रधानमंत्री का नाम जो है वो प्रस्तावित हो, फिर उनकी शपथ हो और वो कुर्सी पर जाके फिर से बैठ जाए पीएम की। ये काम मोदी जी 3-4 दिन में करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है दिल्ली में कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, कुर्सी पर वापस बैठने के बाद, और एक बार जब सारा सिस्टम मोदी जी के हाथ में आ जाएगा, वही ईडी, वही सीबीआई, वही आईटी, तो फिर मोदी जी का अगला पैतरा क्या होगा? और शक करने वाले ये बात कह रहे हैं, खासकर जेडीयू और टीडीपी में, यानी पटना से लेकर हैदराबाद में इस तरह की चर्चा है कि क्या आगे चलकर धीरे धीरे जब मोदी जी सत्ता में, सिस्टम में मजबूत होते चले जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जिसमें कुछ सांसद हैं, या टीडीपी की जो पार्टी जिसमें कुछ सांसद हैं, इनका हाल वही होगा जो मोदी जी ने इनका हाल किया। उद्धव ठाकरे भी बड़े पुराने साथी थे, सहयोगी थे, एनडीए के सबसे पुराने साथी थे। इनका जो हाल किया, इनकी जिस तरह से पार्टी तोड़ी, मोदी जी कुछ महीने बाद वही पैतरा तो नहीं चल देंगे। क्योंकि एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा कि मोदी जी आज भले ही 240-41 पर खड़े हैं, 272 की बहुमत, 272 की गिनती पर पहुंचने के लिए मोदी जी को अपने सांसद चाहिए, नीतीश, नायडू या किसी और के नहीं, अपने सांसद चाहिए। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अगले 6 महीने में मोदी जी कहीं ना कहीं गेम कर दें? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जेडीयू से जुड़े लोग कह रहे हैं। ये बात पटना में चर्चा का विषय है कि शिवसेना जैसा खेल तो नहीं कर देंगे। अब दोस्तों, चर्चा ये भी है कि मोदी जी को एक डर और है, और ये डर जो है वो बाहर से नहीं है, वो बाहरी पार्टियों से नहीं है, वो अपने भीतर से, घर के भीतर एक डर है। और डर ये है कि आरएसएस की जो टॉप लीडरशिप है वो इस बात को स्वीकार करती है कि ये जो मैंडेट था ये मोदी जी के अगेंस्ट गया, ये जो जनादेश है ये मोदी जी को नहीं मिला, मोदी मैजिक अब नहीं चल रहा है। क्योंकि खुद अपनी सीट पर, बनारस की सीट पर मोदी जी 3 घंटे तक पिछड़ रहे थे। अगर वहां से प्रियंका गांधी कहीं लड़ गई होती बनारस से, तो मोदी जी हार भी सकते थे। और उत्तर प्रदेश का जो हाल हुआ, जी हाँ, मोदी जी जहां से आते हैं, जहां उनकी कंस्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ हैं, जहां प्रचंड बहुमत का डबल इंजन है, वहां जो हाल हुआ है मोदी जी का, आरएसएस का मानना है कि अयोध्या में हार, चित्रकूट में हार, बांदा में हार, ये दर्शाती है कि मोदी मैजिक अब नहीं है। आरएसएस का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि रथ को बदल दिया जाए। रथ मतलब रथ के घोड़े को। और आरएसएस की एक लॉबी
इन पर एतबार कर रही है, नितिन गडकरी पर। नितिन गडकरी को बैक किया जा रहा है और लोग कहते हैं कि नितिन गडकरी के पीछे बीजेपी के कई नेता हैं, जैसे वसुंधरा राजे हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और भी कई लोग। मोदी जी को ये भी डर है कहीं पार्टी के भीतर ही चिंगारी ना भड़क जाए बगावत की, इसलिए भी मोदी जल्दी में, वो चाहते जल्दी से जल्दी शपथ लें। और आज इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार और नायडू बाबू के आगे झुककर समर्थन की चिट्ठी पर दस्तखत करा लिया, क्योंकि वो कुर्सी पर जल्द से जल्द बैठना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। हम दोस्तों, जानकारों का कहना है कि असली खेल तो दिल्ली में शपथ लेने के बाद शुरू होगा, यानी मोदी जी जिस दिन ओथ लेंगे उसके बाद असली गेम शुरू होगा। असली गेम शुरू होगा जिसका जिक्र मैं कर रहा था। सवाल इस बात का है कि क्या ये जो गेम वो शुरू करेंगे, क्या इसका इल्म, इसका एहसास नीतीश कुमार को है? क्या इसका एहसास चंद्र बाबू नायडू को, क्या इसका एहसास है इस बात का कि ऐसा हो सकता है? और क्या वाकई इन तीनों में एतबार की कमी है, भरोसे की कमी है? और ये लोग क्या सोचते हैं और मोदी का खेमा क्या सोचता है? मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है आज की सियासत पर, क्योंकि इसी पर घात लगाए इंडिया अलायंस भी है। खड़गे साहब भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ममता भी हैं, उद्धव भी हैं, शरद पवार भी हैं। कई नेता इसी पर घात लगाए कि आगे होता क्या है, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, ये जो नीतीश और नायडू और मोदी की जो तिगड़ी है, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये सिर्फ एक हनीमून पीरियड है एक बेमेल रिश्ते का। ये रिश्ता कितने दिन चलता है? मुझे लगता है कि आज की इस खबर को आपको भीतर तक समझना होगा और मैं डिकोड करूंगा इस पूरे सवाल को कि आगे क्या होने वाला है, गेम कब शुरू होने जा रहा है और वो गेम कैसा होगा। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, 9-9, 10-10 प्रधानमंत्रियों को जो कवर कर चुके हैं और नायडू बाबू को पर्सनली जानते हैं। हमारे साथ अभिषेक कुमार होंगे जो बहुत अच्छी तरह से नीतीश कुमार को जानते हैं, जेडीयू को जानते हैं। और हमारे साथ टाइगर होंगे, जी हाँ टाइगर, जो महाराष्ट्र से लेकर और दिल्ली तक सियासत को समझ रहे हैं। हमारे साथ जावेद अंसारी भी होंगे जो हिंदुस्तान की सियासत को पिछले 40-45 वर्षों से कवर कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट पैनल है, इनकी मदद से मैं इस सवाल को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री जब शपथ ले लेंगे उसके बाद खेल क्या शुरू होने जा रहा है दिल्ली में। टाइगर, ये जो जल्दबाजी है मोदी जी की कि भाई जो कुछ है अभी करिए, तुरंत मीटिंग, इससे पहले की मीटिंग इंडिया अलायंस की हो, मोदी जी ने कल ही से, बल्कि मैं कहूंगा दोपहर 12 बजे से जब उनको लगने लगा कि नंबर स्लिप कर रहे हैं, नंबर उनके हाथ से निकल रहे हैं, पहला फोन नायडू बाबू को जा चुका था, नीतीश कुमार को संपर्क किया जा रहा था। और आज आनन फानन में मीटिंग हुई, मीटिंग में तुरंत जो है उन्होंने जो है आज चिट्ठी पे साइन भी करा लिया। सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। ये जो चट मंगनी पट ब्याह है, ये जो शादी कर रहे हैं बहुत जल्दी भी है, इसके पीछे कारण क्या है टाइगर, ये तो बता दीजिए, जल्दबाजी क्यों है? पहले मैं कारण बताता हूं, स्ट्रेट कारण, और फिर उसके बाद मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं समझाता हूं। कारण है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जेल जाना नहीं चाहते, ये मुख्य कारण है। आप देखिए, लखेड़ा जी हमसे सीनियर है, इन्होंने ज्यादा नजदीक से देखा है दिल्ली को। मुझे करेक्ट करिएगा लखेड़ा जी यदि कहीं गलत हो तो। जब भी मिली-जुली सरकार बनती है, सबसे पहले जो पार्टी लीड करती है उस पार्टी का संसदीय दल मिलता है, सारे सांसद मिलके एक को नेता चुनते हैं और उसे अधिकार देते हैं कि वो गठबंधन की सरकार आगे करे। फिर गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग होती है और फिर आगे राष्ट्रपति के पास जाते हैं। अभी तक तो बीजेपी के सांसदों ने मोदी जी को नेता भी नहीं चुना और मोदी जी तुरंत यहां से लेटर लेके गए हैं। कारण क्या है? मोदी जी को डर है कि इंडिया गठबंधन ने पोचिंग चालू कर दी और ये 2 उधर चले गए तो फिर बाद में यदि सरकार बना नहीं पाया मैं, तो मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा। तो किसी भी हालत में सरकार बनाना ये प्रायोरिटी है। जो चाहिए, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। गृह मंत्रालय दिया, स्पीकरशिप दिया, जो चाहिए वो मिलेगा। सेल लगा हुआ है, लूट मची है, जो चाहिए वो मिलेगा। सरकार बना दीजिए, अभी आप मेरी सरकार बना दीजिए, 4 महीने के अंदर ये 272 का आंकड़ा पार कर लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं सेल लगी है, यानी अगर एक कैबिनेट मंत्री है तो साथ में 2 राज्य मंत्री, 1+2 फ्री। अरे ले लो,
मुझे 3 महीने का समय दो बस। उस समय ब्रैकेट में है। अमित शाह की तरफ देखते बोल रहे होंगे दे दो इनको, जो चाहिए वो दे दो, बस 3 महीने खींच लो। 3 महीने में बीजेपी अपने बलबूते पे 272 क्रॉस कर लेगी और फिर ये जो 3 महीने के लिए जो मंत्री पद पे बैठे हैं उनको बोला जाएगा कि ये राज्य मंत्री एक रखो, बाकी वापस करो। राष्ट्रपति को लेटर गया है, बर्खास्त कर रहे हैं आपको, साहब हम समर्थन नहीं देंगे, चाहिए भी नहीं, जाइए घर। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये अल्पमत की राजनीति करने के लिए बने ही नहीं। जीवन में इन्होंने कभी अल्पमत की राजनीति की नहीं। ये राष्ट्रीय स्तर पे ज्यादा रहे नहीं, और रहे भी तो बीजेपी के उसी उसमें रहे जो अक्रॉस द पार्टी लाइन संबंध जिसको कहते हैं। नरेंद्र मोदी जनरल सेक्रेटरी भी पार्टी के रहे तो पार्टी का ही काम करते रहे। कभी उन्हें दूसरे पार्टी के साथ संबंध, दूसरे कभी पार्लियामेंट में होते तो 10 लोगों से मिलना होता है। अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके संबंध तब आए जब वो दिल्ली आए। जी टाइगर हाँ। यहाँ पर मैं एक चीज जरा क्लियर कर लूं, क्योंकि आपने कई बातें आज बड़ी बड़ी बातें 2-3 सेंटेंसेस में बोल दी। आपने कहा कि इसलिए जल्दी में है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनको 3 महीने का समय चाहिए और इस 3 महीने में वो चाहते हैं कि किसी तरह से संख्या पूरी करो। यानी ये जो दौर है, चुनाव के बाद का दौर है, ये चुनाव का एक्सटेंशन है मोदी के लिए कि भैया अभी हम 240 पर हैं, हमें 272 सांसद जुटाने हैं और जिस दिन मेरे पास 272 आ जाएंगे तब मैं अपनी पारी की शुरुआत करूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जो मोदी की सरकार और मोदी की गारंटी थी, अब एनडीए की जीत हो गई। अब एनडीए की सरकार रहेगी और इस एनडीए की सरकार को मोदी की सरकार बनने के लिए 3 महीने का टाइम चाहिए। 3 या 4 महीने का टाइम बाइंग प्रोसेस है ये। इसलिए ये मुगालते में है जिनको बोला जाएगा कि आप सबको मिलेगा, चिंता मत करो, बड़े दिल के साथ। अरे आप पार्टनर हैं हमारे, आपकी वजह से सरकार है, एनडीए की सरकार है। ये सारा खेल हो समझ गया टाइगर समझ गया। और आज आप बड़ी बात बोल गए। दर्शक ये सोचेंगे कि जेल क्यों जाएंगे, जेल के जाने के लिए वजह नहीं चाहिए। कोई भी पुराना इशू निकल आएगा जिसमें एक उद्योगपति को पकड़ा जाएगा, उसको फिर अप्रूवर बनाया जाएगा, सरकारी गवाह, और वो नाम लिख के देगा कि अमित शाह जी ने ऐसा बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बोला था, फिर ये दोनों उठाए जाएंगे। ये वही रास्ता है जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इस देश की राजनीति में इंट्रोड्यूस किया, अप्रूवल का। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आपने कहा कि ये 3-4 महीने के लिए सिर्फ एनडीए की सरकार है, उसके बाद इस एनडीए को बीजेपी में कन्वर्ट करना है। मैं लखेड़ा साहब के पास मोदी में, आऊंगा, बीजेपी में नहीं, मोदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब बीजेपी समाप्त हो गई है। एनडीए को नरेंद्र गवर्नमेंट में कन्वर्ट करना है, मैं समझ गया। मैं जरा आ रहा हूं अभिषेक जी के पास और फिर लखेड़ा साहब के पास जाऊंगा। अभिषेक बाबू, मुझे लगता है कि जितना बेहतर आप नीतीश कुमार और जेडीयू को जानते हैं, यकीनन हम 3 जो लोग हैं, तीनों आपसे सीनियर हैं, लेकिन मैं तो हमेशा आपको सैल्यूट करता हूं जिस तरह की जानकारी आपके लगती है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के घर में कोई हॉटलाइन है जिसकी तार आपने ले रखी है और आपके जो है मोबाइल पे तार है। मैं ही पूछ रहा हूं आपसे, आप इतना अच्छा नीतीश कुमार को जानते हो, लल्लन सिंह को जानते हो, संजय झा को जानते हो, जितने भी चंगू मंगू आली मुआली सब आसपास हैं उनके, सबको आप जानते हो। क्या नीतीश कुमार इतना मजा हुआ खिलाड़ी, जेपी से लेकर मोदी तक, उसको ये नहीं पता है कि इतनी बड़ी मछली है, इस मछली के अंदर मत घुसो, निकल जाएगा ये? क्या उनको ये होश नहीं आ रहा कि ये आदमी एक बार चिट्ठी साइन करा के शपथ लेके जेडीयू को तोड़ फोड़ कर दे, ये जो बुलडोजर चलेगा, क्या इस बुलडोजर सोच नहीं पा रहे हैं नीतीश कुमार, या घर लुटाने के बाद होश में आए? दीपक जी, नीतीश कुमार को सब कुछ पता है, सब कुछ। तो फिर क्या कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है और किस तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी करती रही है और मोदी साहब किस तरह की कवायद में पारंगत रहे। एक एक बातें नीतीश कुमार को पता है। लेकिन सवाल यह है कि गठबंधन छोड़ने के पहले की भी औपचारिकताएं होती है। जैसे अभी भाऊ ने बताया कि सरकार गठन की एक औपचारिकता होती है कि संसदीय दल नेता चुनता है। अरे भाई साहब, आज तो चिट्ठी पे साइन करिए, चिट्ठी पे। अरे भैया, मैंने रजिस्ट्री साइन कर दी, मैंने मकान आपके नाम कर दिया, आपने कहा दीपक जी जरा एनओसी चाहिए, मैंने साइन कर दिया। दीपक जी, समर्थन पत्र की चिट्ठी पर स्टाम्प पेपर नहीं होता है, पहली बात। अगर स्टाम्प पेपर होता तो 6 महीने सरकार चलाकर 6-6 महीने का फॉर्मूला लेकर और मायावती कल्याण सिंह को क्यों समर्थन वापस ले लेती?
2 दिन 4 दिन में शपथ लेने के भीतर। ये कोई चिट्ठी नहीं होती। ये अरे भाई, चिट्ठी बस टाइगर कह कागज रहे हैं की कि होती सारा है। खेल 3 महीने। अरे अभिषेक बाबू, टाइगर को आपने सुना नहीं? उस्ताद बगल में बैठे हैं, उस्ताद कह रहे हैं कि 3 मैं महीने का उसी पर आ टाइम। रहा हूं, मैं हाँ। उसी पर आ रहा हूं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों इंडिया गठबंधन से एक अच्छी डील का इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, 48 घंटे का वक्त बचा हुआ है। 7 तारीख को शपथ ग्रहण, 7 तारीख को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक है। 8 तारीख को संभावित तिथि कही जा रही है जिस दिन नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और इस बीच में आज इंडिया गठबंधन की एक बैठक हो रही है। और एक बैठक तो फॉर्मल बैठक आप देखते हैं कि होती है, फॉर्मल बैठक के पीछे कई सारी इनफॉर्मल मीटिंग्स और इनफॉर्मल चैटिंग्स भी होती हैं। अब सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन के पास बहुमत के लिए कितने सांसद कम है? 234 उनके हैं, 2-4 निर्दलीय जो एकदम कोर एंटी बीजेपी हैं वो उनके साथ है। 34 या 35 का नंबर उनके पास कम है। 34 या 35 का नंबर कैसे आएगा? नीतीश कुमार, नायडू और इसके साथ साथ और कौन सा खेल खेलना होगा, और उस डील में मुकम्मल डील कैसे होगी, ये नीतीश कुमार देख रहे हैं। पहली बात। और दूसरी बात ध्यान रखिए, स्पीकर का पद चंद्रबाबू नायडू अड़ गए हैं और उसके पीछे सह नीतीश कुमार की भी, उसके पीछे इंडिया गठबंधन के लोगों की भी सह हो सकती है कि स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ना जाए। अब पूरी बाजी लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर होगी। पहला न्योता तो नरेंद्र मोदी को मिलेगा, उसमें नीतीश कुमार भी नहीं रोक सकते। अगर वो 240 का नंबर भी लेके जाए नरेंद्र मोदी तब भी उन्हें मिलेगा। जी, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनके जो साथी हैं लल्लन सिंह, उन दोनों को ये इल्म है, इस बात का उनको एहसास है कि उनके साथ क्या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शेर की मांद में घुस तो गए हैं, साइन तो कर दिया है, मांद के अंदर गए हैं, लेकिन वो बहुत कॉशियस हैं। और इधर आप एक बात और कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस से भी नीतीश कुमार ऑफर देख रहे हैं कि भाई मुझे क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, क्या मुझे शरद पवार प्रधानमंत्री का ऑफर दे सकते हैं। तो इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, लेकिन अब इधर उधर के खेल में कहीं ऐसा भी नहीं कि किधर के भी ना रहे। एक एक सांसद कीमती है। 12 सांसदों की पार्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू के पास 16+2 पवन कल्याण के 2 सांसद हैं। 18 सांसदों की पार्टी और रीजनल अलायंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए मैं आऊंगा। शरद पवार के साथ साथ उनके चेहरे पर उनको पीएम कैंडिडेट बनाए जाने की सूरत में महाराष्ट्र के 9 एमपी हैं। अभी भाऊ से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 8 मत गिनो, 9 गिनो, और भाऊ तो कह रहे हैं कि 48 गिन लो। मैं नीतीश बाबू के बारे में भी और पूछूंगा। मैं जरा नायडू बाबू, क्योंकि नायडू बाबू भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने नीतीश हैं। और मैं तो कहूंगा कि जो राजनीति है इस वक्त देश की, दोस्तों 3 N पर आके रुक गई है। एक N नरेंद्र मोदी का है, दूसरा N नीतीश कुमार का है, तीसरा नायडू बाबू का है। तो तीसरा N भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर जैसा इंपॉर्टेंट है। मैं जरा लखेड़ा साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप तो भाई नायडू बाबू को बहुत बरसों से देख रहे हैं, जमाने से देख रहे हैं, चाय भी पी, नाश्ता भी किया, उधर भी मिले, इधर भी मिले, भाई पुराने पत्रकार हैं आप। क्या नायडू बाबू वाकई चालाक हैं? क्या नायडू बाबू वाकई होशियार हैं? क्या नायडू बाबू नरेंद्र मोदी से कम नहीं है? चालें समझते हैं? अगर शतरंज बिछा दी जाए तो क्या नायडू बाबू समझ रहे हैं कि शेर की मांद में घुस गए हैं, वेल मछली के मुंह के अंदर हैं इस वक्त वो? क्या ये एहसास उन्हें है नायडू बाबू को? और क्या वेल मछली से के मुंह से बाहर निकल सकते हैं? देखो, राजनीति का जो मुद्दा है इसके 2 पार्ट है। राजनीति का मुद्दा चंद्रबाबू नायडू का जो है, चंद्रबाबू नायडू यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर रहे हैं, संयोजक जी। और जो गैर भाजपा सरकार, गैर कांग्रेस सरकार बनी, जिसमें देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, IK गुजराल प्रधानमंत्री बने, इस पूरे दौर में जो 90 के दशक की जो कोलिशन था, उसके सबसे टॉप लीडरों में, स्ट्रेटजिस्ट में चंद्रबाबू नायडू रहे हैं। उनका एक पैर दिल्ली एयरपोर्ट पे होता था, एक पैर हैदराबाद एयरपोर्ट पे। सुबह हैदराबाद जा रहे हैं। एक मिनट, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि 90 के दशक के सुपरस्टार थे, जिस वक्त दिल्ली में मोदी जी ऑटो रिक्शा से घूमते थे, उस वक्त सरकार की बागडोर नायडू बाबू के हाथ में रहती थी। लेकिन बहुत पानी गंगा में बह गया इन 20-22 सालों में, तो बहुत कुछ हो गया। लखेड़ा साहब 2024 में बताइए
कि क्या नायडू 2024 चंद्रबाबू नायडू आज की तारीख में एक तो पब्लिक पोस्टिंग ले रहे हैं, एक को नए आंध्र प्रदेश के निर्माता के रूप में अपने को उनको एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि नीतीश की तरह उम्र भी अब उनका बहुत ज्यादा उनके पास वक्त नहीं है। वो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की कंडीशन जो बार्गेन है उसका मुख्य बिंदु ये है। और वो अगर जो उनकी फितरत है, वो मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन अब वो लेंगे इसलिए लेंगे कि केंद्र की जो ताकत होती है, मंत्रियों की जो ताकत होती है, उससे वो आंध्र प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार भी कहेंगे भाई साहब हमने क्या बिगाड़ा, हम तो 20 साल से विशेष राज्य का दर्जा, जब बिहार का विभाजन हुआ 2000 में और झारखंड बना, तब से बिहार भूखा नंगा हो गया, बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, आप दे क्यों नहीं रहे? पैकेज दीजिए आप। वो नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं दिया, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, नीतीश कुमार पर वो डिपेंडेंट नहीं थे। आज वो नीतीश कुमार पर डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, और अगर उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की चंद्रबाबू नायडू की मांग मानी तो उनको वही पत्ता बिहार के लिए भी खेलना पड़ेगा। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जो अपने वानखेड़े साहब ने उसी के संदर्भ में उसी को जोड़ रहा हूं कि आरएसएस और मोदी के बीच में कोल्ड वार चल रहा है। ये सारी बीजेपी आरएसएस के जो पत्रकार हैं सारे लोग इस बात को जानते हैं। मोदी जल्दबाजी में इसलिए है, हड़बड़ी में इसलिए है कि उनको कोई हुक्मनामा जारी ना हो जाए। वो आरएसएस को इरेलीवेंट बनाना चाहते हैं, लार्जर देन लाइफ बनाना चाहते हैं, वो आरएसएस को पिद्दी बनाना चाहते हैं। अरे तुमको क्या, ये तो लोग समर्थन की चिट्ठी लेके मेरे घर पहुंच गए, अब मैं क्या करूं? अब आप कह रहे हैं कि नया नेता चुनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, आपको समर्थन नहीं मिला 240, अरे नहीं, अब मेरे को 240 का, मेरे को तो 300 क्रॉस कर गया। तो ये आरएसएस को पूरे जो अगला कार्यकाल है उसमें आरएसएस को टोटल इरेलीवेंट, और इसकी वो मंशा जाहिर कर चुके हैं, कोई छिपाया नहीं उन्होंने नड्डा से बुलवा दिया कि आप बोल दो आरएसएस की जरूरत नहीं है जी। नहीं, मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं कि वन ऑफ द रीजंस, एक रीजन तो ये है कि कहीं नायडू बाबू नीतीश कुमार को कोई बड़ा ऑफर राहुल गांधी ना दे दे। एक तो उनको डर ये लग रहा है मोदी जी को, दूसरा डर घर के भीतर है कि कहीं ज्यादा मैं डिले करूं तब तक गडकरी या आरएसएस या फिर बाकी जो है नेता नगरी जो है, जो नाराज बैठी है, जिसमें वसुंधरा राजे भी हो सकती, रमन सिंह भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें योगी आदित्यनाथ भी है, ये लोग कहीं मोर्चा ना खोल जाएं, इसलिए बहुत जल्दी में। लेकिन मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल टाइगर पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी शपथ ले लेते? आज तो चिट्ठी तो मिल गई है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं सवाल उस चिट्ठी पर नहीं लगाना चाहता। चिट्ठी मिल गई है, राष्ट्रपति भी बहुत अच्छे संबंध है मोदी जी के, तो राष्ट्रपति भी कोई रुकावट नहीं है, व्यवस्था भी कोई रुकावट नहीं है, मीडिया भी कोई रुकावट नहीं। क्या आपको लगता है कि शपथ लेने के बाद एक टकराव देखते हैं आप? असली मैच शुरू होगा जब मोदी जी शपथ लेंगे और सामने दो बड़े बल्लेबाज होंगे, एक बल्लेबाज नायडू है, दूसरे नीतीश कुमार हैं। क्या आपको लगता है कि पिक्चर तब शुरू होगी जब मोदी जी शपथ लेंगे? क्या उस वक्त पुल एंड प्रेशर रहेगा? नीतीश और नायडू क्या परेशान करेंगे या सरेंडर कर देंगे? एक टेस्ट, मोदी जी का बहुत बड़ा टेस्ट संसदीय दल की मीटिंग होगा। जैसा कि लखेड़ी जी ने कहा कि क्या संघ चुप बैठेगा? कई संघ मेरी जो सूचना है, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इंडिविजुअली बात हो रही है नागपुर वालों की। क्या उस दिन संसद में सिर्फ मोदी नामा पढ़ने के बजाय संसदों की मीटिंग में यह सवाल उठेगा कि इतना बुरा प्रदर्शन किसके वजह से रहा, क्या कारण है? क्या मोदी जी की गारंटी पार्टी को नजरअंदाज करना, संगठन को नजरअंदाज करना, क्या मोदी जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? और यदि यह मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया और कुछ 100-150 सांसद उठ के खड़े हो गए कि हम आपकी जगह दूसरा रिप्लेसमेंट चाहते हैं, तो वो घमासान होने की एक चांस है। इसके लिए जैसा लकड़िया जी ने कहा कि ये परंपरा को तोड़ते हुए पहले अपने सांसदों से वो एंडोर्समेंट लेकर एनडीए के पास जाना था, वो पहले घटक दलों के पास गए कि आप मुझे समर्थन दो ताकि मुझे
तो वो घटक दल क्या करेंगे? कल 240 में से 40 मोदी जी के पास रह गए और 200 खिलाफ हो गए, तो मोदी जी क्या घटक दलों के बारे करेंगे? जो बीजेपी जिसको नेतृत्व देगा, सारा घमासान उस पे है। बोलेगा कौन? किसका नाम आएगा? क्या मोदी जी फिर अड़े रहेंगे कि भाई हमको नितिन गडकरी नहीं चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं या कोई दूसरा हो सकता है। ऐसा एक सिचुएशन आने का पूरी चांस है। उसके बाद जब आप सदन चालू हो गया और मोदी जी ने सपोज शपथ ली थी, संसद में संसदीय लोगों ने भी कहा कि नहीं भाई मोदी जी कोई नेता मानते, कोई आवाज ही नहीं उठी, तो उसके बाद मोदी जी को सदन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार विपक्ष भी बुलंद का है, विपक्ष भी बराबरी का है, ज्यादा फर्क नहीं। विपक्ष भी बराबरी का है। दूसरी बात जो चंद्रा बाबू के बारे में बोला था इन्होंने, चंद्रा बाबू जब पहली बार इंडिया में आए थे तो उनके कई लोग मंत्री थे, तो एक मंत्री आदिलाबाद से भी था, आदिलाबाद विदर्भ को लग के है, तो मेरी बड़ी मित्रता थी उनसे। उसके बाद अगली बार जब वो आए, फिर सरकार में आए, तब पता पड़ा कि वो मंत्री भी नहीं बने, तो मैंने कहा कोई मंत्री नहीं बना। मैंने क्यों? बोले चंद्रा बाबू को कोई पावर सेंटर नहीं चाहिए, चंद्रा बाबू को कोई अपने सामने समकक्ष नहीं, कोई कैबिनेट मंत्री वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन चंद्रा बाबू ने स्पीकर पद मांगा था। एक स्पीकर के चलते, बाल योगी के चलते चंद्रा बाबू ने सरकार को इतना तंग किया कि फिर वो मामला खटास पे पड़ गया। बाल योगी की मृत्यु के बाद स्पीकर दूसरे को दिया गया और वो टूट गया। तब हमने प्रमोद जी को पूछा था कि चंद्रा बाबू नाराज थे तो समझाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा चंद्रा बाबू की डिमांड कभी खत्म नहीं बड़ी बात। और ये डिमांड क्या ये दो गुजराती पूरी करेंगे? ये डिमांड कब तक करेंगे? चंद्रा बाबू को यदि इन्होंने स्पीकर दे दिया तो फिर चंद्रा बाबू ये भी देखेगा कि जो 272 तुम पूरे नहीं करोगे, क्योंकि 272 तुम्हारे पूरे होने में स्पीकर का बड़ा रोल रहेगा। तो ये बड़ी इतना इजी नहीं है कि लेटर ले लिया जाके प्रधानमंत्री बन गए, अभी बहुत पानी यमुना में बहना है। जी मैं समझ रहा हूँ। अभिषेक के पास आऊंगा। जावेद अंसारी साहब ने ज्वाइन किया है। जावेद साहब, आप साउथ की पॉलिटिक्स समझते हैं, नायडू बाबू को समझते हैं। अब ये नायडू बाबू और नरेंद्र मोदी, ये जो मिलन है, क्या आपको लगता है ये नेचुरल है या ये एक तरह का बेमेल की शादी है जहां नायडू बाबू एक मुसीबत बन जाएंगे, या आपको लगता है नरेंद्र मोदी नायडू बाबू को कंट्रोल कर लेंगे, जो हाल बाकियों का किया वही हाल नायडू बाबू का होगा? आपको क्या लग रहा है? कन्फ्रंटेशन लगता है? क्या नायडू कंफर्टेबल मोदी से होंगे, शपथ ले लेंगे मोदी फिर जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जावेद साहब देखिए, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। अभी फिलहाल दोनों को जरूरत है, तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। अभी 6 महीना जैसे हर शादी में होता है, ये 6 महीना हनीमून पीरियड चलेगा, 7 महीना। लेकिन पॉलिटिक्स में अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे एक बार कहा था, वो बात मेरे दिमाग में आज भी बैठी है, कि कोई फ्री लंच नहीं होता। क्या मिलेगा इसमें? व्हाट इज इट इन इट फॉर चंद्रबाबू नायडू? तो उनको स्पीकरशिप चाहिए। वो एक बाल योगी ढूंढ के लाएंगे जिसको वो चाहेंगे कि स्पीकर बने। फिर अच्छी उनको मंत्रालय चाहिए, उनको अपने स्टेट के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने और बाकी कुछ जो बचा था जगन मोहन रेड्डी ने, वो वहाँ का खजाना कर दिया खाली। इतनी आउटलैंडिश स्कीम्स लेके आए हैं, उनको चाहिए स्पेशल स्टेटस। फिर पलटू चाचा, उनको भी स्पेशल स्टेटस चाहिए, वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये सब कॉन्ट्री अभी 6 महीना कुछ नहीं होगा। और आपने कभी इस पर गौर किया है कि इतनी जल्दी में नरेंद्र मोदी ने जल्दी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक भी नहीं बुलाई है? बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर नीतिन चुने गए, एनडीए की मीटिंग बुला के ले गए और पहुंच गए मुर्मू जी के पास कि भाई हमें बुला लीजिए। किस बात का डर है? क्या है? किस बात की बेचैनी है? किस बात का अंदेशा है? क्या डर है? इंडिया अलायंस के पास तो नंबर नहीं है, इंडिया अलायंस तो नहीं कब्जा कर सकता। तो ये किस चीज से बाहर? क्या इनको डर है कि शिवराज सिंह चौहान को नागपुर चाहेगा या नितिन गडकरी को नागपुर चाहेगा? भाऊ वहाँ के रहने वाले हैं, वो बेहतर बताएंगे। लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा सडनली इनको तेजी आ गई कि अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी नहीं किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया है। देयर इज अ प्रोसेस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ फॉर्मली लेटर हैंड ओवर करता है कि ये खत्म हो गया इलेक्शन। द प्रीवियस लोकसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड और नई लोकसभा को प्रोरोग करेंगे प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट किया जाएगा, वगैरह वगैरह, वो सिलसिला चलता है। तो इस सब चीज़ों को बाईपास करके फौरन ही
सीधे चले गए ब्रेक नेक स्पीड पे। मैं समझ गया। अभिषेक, असली सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पूरी तैयारी से आए हैं? क्या अगर कल को तोड़फोड़ शुरू होती, मान लीजिए तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, भाई बहुत बड़ी पार्टी तो है नहीं, नीतीश कुमार के पास कोई 50 सांसद तो है नहीं, 13-14 का ही है। 8-9 तोड़ लिया, खेल खत्म हो गया। और 8-9 तोड़ना बहुत मुश्किल बात नहीं है चाणक्य के लिए। क्या नीतीश कुमार को ये पता है कि अगर मोदी जी ने शपथ ले ली, ताकत फिर से दोबारा आ गई, तो क्या कुछ तोड़फोड़ हो सकती है, पोचिंग हो सकती है जेडीयू? और यहां तक कि जो नीतीश जी की सेहत है, जो उनकी उम्र है, उन सबको देखते हुए क्या आपको लगता है कि जेडीयू के जो सांसद हैं जिनसे आपकी बात हो रही है, वो कंफर्टेबल हैं जो फैसला नीतीश कुमार ले रहे हैं? दीपक जी, जेडीयू के सांसदों में दो तरह की बातें हैं। रही बात नीतीश कुमार की सेहत की, तो फिलहाल उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे पास जानकारी है। दो तरह की बातें हैं जेडीयू के सांसदों में। एक वो सांसद हैं जिन्हें किसी कीमत पर मंत्री बनना है, और वैसे सांसदों की संख्या एक आध राज्यसभा में है, एक आध लोकसभा में है। और चाहे नीतीश कुमार इस गठबंधन में उनका मंत्री पद सिक्योर कराएं या उस गठबंधन में मंत्री पद सिक्योर कराएं, वो दोनों जगह जाने में वो कोई गुरेज नहीं करेंगे। हाँ, एक आध बीजेपी के स्लीपर सेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्यादातर सांसद इस मंतव्य के हैं कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी चलनी चाहिए, इस पार्टी में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। और तोड़फोड़ नहीं हो, इस बात की गारंटी कौन देगा? क्या नीतीश कुमार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नीतीश कुमार के साथ तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक रिस्क लिया है, बचा पाए? क्या रिस्क लिया है नीतीश कुमार ने? फिर रिस्क लेना इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ भी कुछ औपचारिकताएं बधी हुई है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार एक गठबंधन सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में एक फर्क है। चंद्रबाबू नायडू अभी किसी गठबंधन सरकार को चला नहीं रहे हैं, और जो नंबर्स आए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कोई जरूरत नहीं है सरकार चलाने के लिए। पहली बात। नीतीश कुमार के साथ क्या है कि उधर से इधर आने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी एश्योरेंस चाहिए। समझ गया, मैं समझ गया जी। बड़ी बात तो आपने कही, आपने कहा कि नीतीश, दिल्ली में एश्योरेंस, दोनों एश्योरेंस मैं समझ गया, ताकि चिट्ठी देना उनकी मजबूरी है, वो कुछ क्या करेंगे तो क्या करेंगे। मैं समझ गया। अभिषेक, आपने सही बात कही कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो भी बैसाखियों पर है। नीतीश कुमार का वही हाल है पटना में जो हाल इस वक्त मोदी जी का दिल्ली में। तो क्योंकि बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करे, चिट्ठी लिख कर दे। लखेड़ा साहब, अंतिम सवाल मैं करना चाहूंगा। दीपक जी, तब तक समर्थन दे जब तक कि दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस के मुखिया पार्टी कांग्रेस और बिहार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल दोनों उन्हें फ्री होकर सरकार चलाने के बारे में कोई एश्योरेंस नहीं दे देती। जी, समझ गया। लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी 3.0, मोदी जो पहली बार अपने कैरियर में अल्पमत में हैं, उनके पास बहुमत की सरकार नहीं, क्या नरेंद्र मोदी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में, उनका जो काम करने का तरीका है, अमित शाह का जो काम करने का तरीका है, उसमें बदलाव आएगा? नीतीश कुमार और नायडू बाबू के दबाव में क्या मोदी और अमित शाह थोड़ा झुकेंगे, अहंकार दूर होगा, थोड़ा सा ये लोग पोलाइट होंगे अपने आचरण में भी, वाणी में भी? लकड़ा साहब, देखिए, इनको वक्त जो कोलिशन पॉलिटिक्स का जो एक मिजाज होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, उसमें इंटरेक्शन रखना पड़ता है, उसमें मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। कोलिशन जो पार्टनर्स हैं, छोटे से बड़े अलायंस के बीच में कोई हर्ट ना हो, ईगो प्रॉब्लम किसी की है तो उसको सॉल्व करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये चीजें, ये स्किल सीखने की जरूरत समझी नहीं लाइफ में। और 10 साल तक मोदी ने जिस ढंग से सत्ता और सरकार चलाई, उसको देखते हुए ये कहीं नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंसी से उनका कोई मतलब है, डेमोक्रेटिक ढंग से सिस्टम को चलाने का उनका कोई मतलब है। उनकी पार्टी के सांसदों को पता नहीं है, मंत्रियों को पता नहीं है। आप नोटबंदी कर देते हैं, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में किसी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, उनको पता नहीं है कि नोटबंदी की घोषणा होने वाली है। तो क्या ऐसा व्यक्ति जो एकदम डिक्टेटर की तरह उनके काम करने का तरीका है,
जो अपोजिशन पार्टी को नेस्तनाबूद करना चाहता है, जो पेगासस की जासूसी अपने मंत्रियों के खिलाफ करते हैं, क्या उनको ये वैल्यू सिस्टम का पता है जरा सा भी कि कोलिशन कैसे चलाया जाता है? मैं एक बात, छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूं। कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा वर्ग और जो मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को पसंद नहीं करते हैं, और आरएसएस का 90% हिस्सा ये नहीं चाहता इस समय कि कोलिशन पॉलिटिक्स, ऐसी पॉलिटिक्स करी जाए जिसमें मोदी की गारंटी, उन गारंटी का क्या होगा? कोलिशन पॉलिटिक्स में तो आपको आपकी गारंटी का कोई वैल्यू है नहीं। आप तो कोलिशन की गारंटी की बात करेंगे ना, एनडीए की गारंटी की बात करेंगे। जो वादे चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में कर रखे हैं, मैं मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय एजेंडा होगा इस सरकार को चलाने का, क्या वो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का मैनिफेस्टो उठा के पढ़ लीजिए ना। आप अपने दर्शकों को बताइए कि वो मुस्लिम आरक्षण की पैरवी की है, और इन्होंने मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ पूरे देश में डंका बजाया, पोलराइजेशन किया, हिंदू मुसलमान किया, और मोदी की गारंटी से सारे अखबार, कोई मोदी की गारंटी क्या है किसी को पता नहीं है। पिछली 10 साल की गारंटी है वो पूरी हुई नहीं है। तो आप जो है, एक बड़ा वर्ग है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि एक कमजोर लचर सरकार, जिसको ऐसे एलाइज की जो अविश्वसनीय एलाइज हैं उनकी बैसाखी पर नहीं चलाना चाहिए। अगर चलाओगे, ऐसी गलती करोगे तो भारतीय जनता पार्टी 240 से 50 में आ जाएगी। तो फ्यूचर की पॉलिटिक्स के हित में उनका कहना है कि इनको जो इंडिया एलाइज है, इनको सरकार बनने दो, इनको सरकार टूटने दो। ये बड़ा थिंकिंग आरएसएस और संघ परिवार में चल रहा है, और बीजेपी के एक सेक्शन में भी चल रहा है। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के पुराने नेता चाहते हैं कि मोदी जी लालच ना करें, इस वक्त मोह में ना आए, माया मोह में ना आए, बल्कि इंडिया अलायंस को मौका दें। और इंडिया अलायंस की सरकार जो मिली जुली खिचड़ी सरकार है, अभी उसके अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो पहले टूटे गिरे, उसके बाद फिर दोबारा मौका मिले, जिस तरह से इंदिरा गांधी बाउंस बैक करी थी। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, और मैं आपसे बहुत ब्रीफ में आंसर चाह रहा हूं, समय एकदम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये हनीमून पीरियड है, अभी सब कुछ स्माइल कर रहे हैं, गुडी टाइम से? नीतीश कुमार भी मुस्कुरा रहे हैं, मोदी जी भी मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। क्या अभी हनीमून टाइम है? और ये हनीमून टाइम कितने दिन का है? 3 महीने इसकी मियाद दिखती है, 1 महीने, 6 महीने? अरे हनीमून पीरियड है, ये एंगेजमेंट है, ये रोका है। सभी एक दूसरे पे अविश्वास रखते हैं, सगाई है। ये सिर्फ हंस रहे एक दूसरे को देखे, सभी एक दूसरे को आशंकित है, ये उतना दहेज देगा कि नहीं, जो बोली वो गाड़ी देगा कि नहीं, इसकी औकात है कि नहीं। सब हंस हंस के एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विश्वास किसी का किसी पे नहीं। एनडीए के एक एक घटक दल का विश्वास मोदी जी पे नहीं है, और मोदी जी को इन पे भी ढेले भर का विश्वास नहीं है। ये मजबूरी का गठबंधन है, क्योंकि आप पहले से साथ में हैं, कोई डर के मारे है, कोई कैसा है, अब निभाना है, इसलिए निभा रहे हैं जी। इसलिए आप हनीमून तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, निभा रहे हैं, हनीमून नहीं है, ये कह रहे हैं निभा रहे हैं। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, और मजबूरियां कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं दुश्वारियां कह सकते हैं कि एक कंपल्शन है। और एक दूसरे को देख के, चाहे नीतीश मोदी को देख के कहीं अंदर ही अंदर से बहुत कुछ सोच रहे हैं शक की निगाहों से, और कहीं मोदी नायडू बाबू को शक की निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि इन तीनों लोगों में, चाहे नायडू बाबू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी हो, तीनों में संबंध विच्छेद हो चुके हैं। कई बार झगड़ा हुआ, कई बार अलग हुए, और मजबूरी में आके मिले। इसलिए दोस्तों, जो सियासत है, जिस तरह की सियासत आज हम देख रहे हैं, जो मैंडेट आया है 2024 का, उसके बाद सियासत बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि हमारे साथ लखेड़ा साहब हैं, जो नायडू बाबू को भी जानते हैं, हमारे साथ जो है वो टाइगर हैं, जो सियासत को बहुत बारीक से पकड़ते हैं और समझाते हैं, और हमारे साथ जो रडार लेके घूम रहे हैं, नीतीश कुमार का, अभिषेक कुमार जैसे लोग हैं, जिनके पास पल पल की जानकारी रहती है, और बहुत आप कह सकते हैं एक उभरते हुए पत्रकार हैं, अच्छी तरह से चीजों को समझाते हैं। आप तीनों लोग आए, बेबाकी से बातचीत करी, और जावेद अंसारी जो नायडू बाबू के बारे में जो बोला, उसका भी मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा सिलसिला ये जारी रहेगा, क्योंकि राजनीति अगर दिलचस्प हो रही है तो उसके भीतर जाने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, एक ऐसे वक्त पे जहां गोदी मीडिया का एजेंडा मोदी और अमित शाह के पक्ष में। टाइगर, आपका शुक्रिया,
डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, अभिषेक आपका शुक्रिया, और जावेद भाई आए थे उनका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।